हमारा दिन से 2022 बहुत खराब है। बहुत खराब है, 23 अच्छा जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में देखिए, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कुछ लोग नोट नहीं करते हैं, उसको लिख दिया करिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, तो वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट, तुरंत जायगोट बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। फ्लावर में क्या क्या चेंजिंग होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजिंग होती है। फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो फ्लावर में आप बोलेंगे कि सेपल्स और पेटल्स, सेपल हो गया कॉमा पेटल्स, ठीक है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या कर जाते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं, अलग होने लगते हैं या गिर जाते हैं, ठीक है। और गाइनेशियम बचता है, तो गाइनेशियम में कौन सा पार्ट बचता है, स्टिग्मा शेड ऑफ कर जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल सबके छोड़ जाएगा, ओवरी बचेगा ओवरी, ठीक है। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेकिन कभी कभी फ्लावर के कुछ पार्ट बचे रह जाते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, जैसे क्या देखते रहो, दिमाग मत लगाइए। कुछ पार्ट फ्लावर में बचे रह जाते हैं, ब्रिंजाल में होता है परसिस्टेंट सेपल होता है, सेपल बचा रह जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अब कुछ जगहों पर क्या होता है, एंड्रोसियम के कुछ पार्ट भी स्टेमेन के बचे रह जाते हैं। तो बाकी ओवरी राइट ओवरी कॉल्ड फ्रूट, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड, क्या बोला जाता है, बीजांड। तो थोड़ी बहुत हिंदी कभी आनी चाहिए। अगला चैप्टर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी में काफी हद तक थोड़ा बहुत खत्म हुआ है, जो कंप्लीट हुआ उसको बताना नहीं, केवल रिवाइज कर देना है, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वाले चैप्टर में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा, एनिमल्स में भी पढ़ा और प्लांट्स में, सब में। अब ये प्लांट्स में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए इसमें पढ़ना है आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लावर की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में हो गया है। फ्लावर का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में कंप्लीट हो गया है। क्या होता है फ्लावर, बताते जाइए। मॉडिफाइड स्टेम, पूरा देख लेना, सब मैंने लिखा है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम, एक रूपांतरित तना है फ्लावर। क्यों है, क्योंकि स्टेम पर हम लोग जानते हैं नोड्स होती हैं और दो नोड के बीच के प्लेस को इंटरनोड। फ्लावर में भी नोड इंटरनोड होती है, बट इंटरनोड इज वेरी कंडेंस। इंटरनोड क्या होती है, बहुत कंडेंस हो जाती है और बन जाता है फ्लावर। समझ में आ रहा है, जिसको जहां समझ में ना है बता दीजिएगा, फिर से एक बार उसको बता दूंगा। तो फ्लावर मॉडिफाइड स्टेम है, इंटरनोड इज वेरी कंडेंस, ठीक है। और स्टेम पर जानते हैं लीफ लगी होती हैं, तो फ्लावर पर भी लीफ लगी हुई है। कौन कौन सी लीफ है फ्लावर पर, पार्ट्स देखेंगे, देखिए सेपल हो गया, ठीक है, सेपल्स। और क्या होता है सेपल, इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल का कलेक्शन कैलिक्स, कैलिक्स प्लूरल टर्म है, सेपल उसका यूनिट होता है। इसके बाद पेटल्स होती हैं, कार्पल, पेटल्स क्या है, कार्पल हो गया, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये क्या है, पहले स्टेमेन लिखेंगे। स्टेमेन, स्टेमेन का प्लूरल टर्म क्या होता है, एंड्रोसियम। और कार्पल, कार्पल, ठीक है, या फिर पिस्टिल बोलते हैं इसको, इसका प्लूरल टर्म गायनेशियम, ठीक है।
ये सब लीफ है, क्योंकि स्टेम पर लीफ लगता है तो फ्लावर जब एक स्टेम हो गया तो उस पर सब लीफ लगी हुई हैं। ये कैसी लीफ है? रिप्रोडक्टिव लीफ। ठीक है, अब देखिए इसमें से चार बर्ड्स हैं। बोलते हैं फ्लावर में कितना बल्स होता है, तो कितनी बल्स बोलेंगे? 4। 4 बल्स का मतलब रिंग लगी होती है ना, कैलिक्स की एक रिंग कॉलोरा की होती है, ये रिंग्स हैं फ्लावर में। सबसे आउटर मोस्ट वर्ड पूछा जाता है, कौन सी होती है बताइए? आउटर मोस्ट वर्ड फ्लावर की कौन सी है? आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ फ्लावर आउटर मोस्ट बाहर की कैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट कैल्शियम कार्पल, समझ में आया? तो ये आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर की वर्ड आउटर मोस्ट है ये, और ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट वर्ड हो गया। ठीक है, इसमें से कौन सी वर्ड एसेसरी है, कौन सी मेन है? ये तो वर्ड कौन सी है बताइए? एसेसरी। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। डायरेक्ट इनसे कोई पॉलिन ग्रेन और गैमेट नहीं बनता ना, क्या इसमें पॉलिन ग्रेन बनता नहीं, ये मदद करती हैं, इनको असिस्ट करती हैं। मेन ये है, ये आर द मेन और रिप्रोडक्टिव वर्ड। इनको क्या बोलते हैं? मेन वर्ड है, मेन या रिप्रोडक्टिव वर्ड है। सब लिखिएगा नहीं, सब लिखा वहां पर, मेन वर्ड या रिप्रोडक्टिव वर्ड, और ये एसेसरी वर्ड्स हैं। ठीक है, कौन में आ गई? सब लिखा दिया उधर मैंने, तो ये हो गया। अब देखिए स्टेमेन होगा, स्टेमेन का दूसरा नाम कोई बताएगा क्या होता है? ये तो है एक नाम और स्टेमेन का, लीफ है ना स्टेमेन, तो इसका एक नाम और होगा, स्टेमेन का एक नाम और, रिप्रोडक्टिव वर्ड 2 है ना, इसमें से स्टेमेन का एक नाम और होता है, गायनेशियम का भी एक नाम है, इनके अलावा जो लिखे हुए हैं। माइक्रोस्पोरोफिल याद आ रहा है इसी वाले उधर चैप्टर में, प्लांट किंगडम में, माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनेगा, इसमें एक पार्ट रहेगा एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, फिलामेंट। ये मेगास्पोरोफिल है। स्पोरोफिल का मतलब होता है ऐसी लीफ जो स्पोर को फॉर्मेशन करती है, ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, ये मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरोफिल, फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव लीफ। ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और ये है मेगास्पोरोफिल। कौन क्या रहा? अब स्टेमेन को समझना चाहिए। स्टेमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल, एक लीफ है जो माइक्रोस्पोर को बनाएगी। ठीक, स्टेमेन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, यहाँ पर ये, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, एंथर का फंक्शन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का कलेक्शन, पॉलन ग्रेन का कलेक्शन भी करता है। हाँ ठीक है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा, इसमें कलेक्शन होगा, और फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट टू एंथर, बता दिया है, इसको सपोर्ट देना, और इसको चूंकि इसमें अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम इसके अंदर है, इसको न्यूट्रिशन यहीं से जाएगा ना, इसी की हेल्प से मिलेगा। और जहाँ एयर से पॉलिनेशन होता है वहां पर फिलामेंट की लंबाई काफी ज्यादा होती है। फिलामेंट एक्सपोज द एंथर फ्रॉम द फ्लावर, यही फिलामेंट जो है एंथर को एक्सपोज कर देता है। मतलब जो प्लांट में एयर से पॉलिनेशन होता है उसकी खासियत बताया था मैंने, वहाँ पर स्टेमेन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, फिलामेंट की लेंथ ज़्यादा है, तभी तो स्टेमेन की लेंथ आगे जाएगी, क्योंकि एयर इधर से फ्लो करेगा, आगे लंबाई छोटी हो जाएगी तो पॉलन ग्रेन यहीं गिर जाएगा, जाएगा ही नहीं। एयर से पॉलिनेशन जिसमें होता है वहाँ पर गायनेशियम और एंड्रोशियम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लावर से बाहर निकले होते हैं, तो इसको एक्सपोज कौन कराता है? फ्लामेंट। ज़्यादा लंबाई होगी फ्लावर्स उतना ही एक्सपोज हो जाएगा, कई फ्लावर्स में दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको जाकर, इसको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को। ये हो गया। अब क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि फिलामेंट जो होता है इसका कौन सा हिस्सा थैलेमस से जुड़ा होता है? प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड कौन सा होता है? फ्लावर का, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड कौन सा है?
प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला, डिस्टल का मतलब दूरस्थ, दूर वाला, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, ठीक है। तो ये इसका जो किनारा है ये डिस्टल एंड है, तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड वो किससे कनेक्ट होता है, एंथर से कनेक्ट होता है, ठीक है। याद रखिए कनेक्ट टू एंथर, एंथर के साथ कनेक्ट रहेगा, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका प्रॉक्सिमल एंड कहाँ कनेक्ट रहता है, तो प्रॉक्सिमल एंड बताइए कनेक्ट किससे रहेगा, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये बी है, ये डिस्टल एंड हो गया सर। कहाँ कनेक्ट रहेगा प्रॉक्सिमल एंड, थैलेमस में कनेक्शन रहेगा। ये कहाँ जुड़ा होता है, थैलेमस, सारे फ्लावर के पार्ट थैलेमस से जुड़े होते हैं ना, तो थैलेमस से अटैच रहेगा, थैलेमस। क्या हमेशा थैलेमस से अटैच रहेगा, क्या हमेशा जो है स्टेमेन या एंड्रोसियम हमेशा थैलेमस से जुड़े रहते हैं, कभी कभी एपिपेटस कंडीशन होती है, ब्रिंजाल में पेटल पर लगा होता है, ब्रिंजाल में स्टेमेन पुंकेसर कहाँ लगे होते हैं, दलपुंज कहाँ लगे होते हैं, दलपुंज, समझ आया, पेटल्स में लगे होते हैं। और कहीं कहीं पर जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, वहाँ पेरियंथ होता है, लिली में क्या होता है, पेरियंथ होता है। जो फैमिली वाला जो टॉपिक है ना उसमें दिया ना, वाटर लिली, व्हीट और राइस, इन सब में आप कैलिक्स और कॉर्डुला को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दोनों ही एक जैसा होता है, समझ में आया। कैलिक्स कॉर्डुला क्या एक ही होता है, उसी को बोलते हैं पेरियंथ, ठीक। तो पेरियंथ पर लगे होते हैं, वहाँ पर थैलेमस पर नहीं लगेगा, तो थैलेमस पर भी लग सकता है और किस पर लग सकता है, पेटल्स पर भी लग सकते हैं और पेरियंथ पर भी लग सकते हैं। पेटल्स का एग्जाम्पल लिखाया है मैंने, ब्रिंजाल है, पेरियंथ का एग्जाम्पल वाटर लिली होता है और व्हीट राइस होता है, ठीक है। लिलिएसी फैमिली में जो आते हैं उसमें देख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यहाँ से है। अब देखिए इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं कि अंदर क्या दिखता है इसमें। एंथर का टीएस ट्रांसफर तो टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर कटिंग ऑफ, ढेर सारे पॉलिन ग्रेन एंथर का टीएस। अब देखिए एंथर का दो टीएस होगा, एक तो यंग एंथर का और मैच्योर एंथर अलग अलग टीएस है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। देखिए ये है आपका यंग एंथर, टीएस का मतलब होती है ट्रांसफर ट्रांसफर सेक्शन। ये एंथर है, ठीक है। अब पहले एक चीज बता दीजिए कि एंथर में कितनी लोब्स होती हैं, लोग समझते हैं, 2 लोब। कितनी लोब होती हैं, 2 लोब, इनको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका। तो मोस्ट एंथर, ज्यादातर एंथर कौन से होते हैं, मोस्टली डायाथीकस एंथर होता है, डायाथीकस एंथर, ज्यादातर एंथर कौन से हैं, डायाथीकस, तो लोग मिलेगा आपको। एक्सेप्ट मालवेसी, मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस एंथर होता है, एक ही थीका होता है, एक ही लोब होती है, उसी से फिलामेंट ऐसे लगा होता है, पार्टीशन नहीं होता है। तो ज्यादातर एंथर में 2 लोब्स होती हैं, मालवेसी में याद रखिए 1 ही लोब होती है। तो मोनोथीकस कहाँ होता है, उसका एग्जांपल जान लीजिए। मोनोथीकस आपको मिलेगा मालवेसी, मालवेसी जिसमें चाइना रोज आता है, ठीक है। चाइना रोज मोनोथीकस एंथर होता है, ठीक है, याद रखिए। डायाथीकस का मतलब 2 थीका, यहाँ 1 थीका, ठीक। थीका को बोलते हैं लोब्स, थीका क्या होता है, थीका है लोब्स ऑफ एंथर। एंथर की जो लोब्स होती हैं, अगर 1 लोब है तो मोनोथीकस, 2 है तो यहाँ 2 लोब बनाए गए, एक ये है और एक ये लोब है, ठीक है। बीच में क्या होगा, इसको स्ट्रक्चर को कोई बताइए क्या होता है, इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, कनेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि एंथर था, ये फिलामेंट है, फिलामेंट जब कनेक्ट होगा तो क्या यहीं तक कनेक्ट रहता नहीं, अंदर तक कैसे कनेक्शन होता है, जब टीएस काटेंगे तो ये एंथर के बीच में दिखेगा ना, ये कनेक्टिव होता है, ठीक है। दोनों लोब्स के बीच में से जाएगा, ये देखिए ये 2 लोब्स है ना, इनके बीच में से होता हुआ एंथर जाते जब कट करेंगे तो बीच में दिखेगा, ये यहाँ वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये क्या है, कनेक्टिव, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, कनेक्टिव है। कनेक्टिव में पूछा है तो क्या होता है, वैस्कुलर बंडल, इसमें आपको क्या मिलेगा, वैस्कुलर बंडल। देखिए ऐसे करिए, क्रैश कोर्स है आपका, जान लीजिए
स्पीड अप वाला है, एक एक चीज नहीं समझाने वाला, इसलिए पढ़ के आया करिए। यस अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ध्यान से देखिए, यहीं पर नोट कर लेना, यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। यंग एंथर और एक होता है मैच्योर एंथर, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। बाकी सब आप पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं उसको। इसमें एक चीज और पढ़िएगा, बॉल एंथर में कितनी बॉल्स होती हैं, 4 बॉल्स होती हैं, सबको पता है ना। सबसे बाहर की लेयर, हमें डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ रफली डायग्राम ऐसे लिखिए, यहाँ रफली साइड में बना दे रहे हैं, ये देखिए जल्दी से, एक लेयर ये हो गया, इसके बाद एक अंदर की लेयर बना दे रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया, बनाइए बुक में सब बना लो, समझा करिए। ये कौन सी लेयर है, बाहर की लेयर, कौन सी लेयर, एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मिस लेयर हो गया, ये हो गया एंडोथेलियम, एंडोथेलियम लेयर। मिडिल लेयर कहाँ होती है, इसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ क्या होगा, मिडिल लेयर, ये बन गया मिडिल लेयर। बुक पे देखते रहिए, मिडिल लेयर कितना होता है, 2 से 3, नहीं लिखा हो तो पढ़ा लीजिए, 2 से 3 लेयर होती है इनकी, 2 to 3 लेयर्स मिडिल लेयर होता है। और मिडिल लेयर के नीचे एक लेयर है टैपेटम, टैपेटम। तो एंथर में टोटल कितना लेयर्स होता है, 4 लेयर्स, ठीक है, 4 लेयर्स होती है एंथर में। 2 लेयर तो कंटिन्यूअस है, 2 लेयर तो कॉमन है। पूछा जाता है कि कितनी लेयर कॉमन होती है इसमें, तो कॉमन 2 लेयर है, पास कॉमन का मतलब पूरी लेयर भी कॉमन है, ये दोनों लेयर कॉमन है, सब साथ में चलेगा, ठीक है। मिडिल लेयर तो यहाँ पर है ना, इसके साथ नहीं है ना, तो कॉमन लेयर कौन सी है, 2 हैं, जो कि पूरे आपको एंथर की वॉल में हर जगह नजर आ जाएगी। तो ये नोट कर लीजिएगा कि कितनी कॉमन लेयर्स होती हैं। तो एंथर में 4 लेयर्स होगा, 4 लेयर्स, ठीक है। उसमें से एंडोथेलियम एंड एपिडर्मिस, ये क्या है, कॉमन लेयर है, कॉमन लेयर्स होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें कितनी लेयर प्रोटेक्शन में मदद करती हैं, प्रोटेक्शन में देखिए एपिडर्मिस भी है, एंडोथेलियम भी प्रोटेक्शन है, मिडिल लेयर भी प्रोटेक्शन में है, ठीक है, ये सब प्रोटेक्शन में मदद करेंगे, ठीक है। टैपेटम का काम होता है मेनली प्रोटेक्शन नहीं है उसका काम, उसका काम दूसरा है, टैपेटम का अलग से होता है, ठीक है। एंडोथेलियम का काम क्या होता है, एंडोथेलियम बताइए, जहां पर 2 जगह पर एंडोथेलियम कमजोर होती है, उसमें जो बनाया गया वो इस साइड में बनाया गया, सॉरी यहाँ होता है। ये तो यंग एंथर का डायग्राम है ना। जब एंथर रैप्चर करेगा तो कहां से फटेगा एंथर, बताइए, कहां से, कॉर्नर से फटेगा, वो क्यों फटेगा, यहीं से क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोथेलियम लेयर है बहुत कमजोर है, बहुत पतली है। ये एंडोथेलियम सेकंड लेयर कॉर्नर पर क्या होती है, बहुत कमजोर होती है, बहुत पतली होती है, इसीलिए एंथर जब रैप्चर करेगा तो यहीं से रैप्चर करता है, यहाँ से एंथर रैप्चर नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, यहीं से रैप्चर करेगा, क्योंकि एंडोथेलियम बहुत पतली है, यही जो है एंथर को फटने में मदद करती है। जब एंथर रैप्चर करेगा तो पॉलन ग्रेन यहीं से निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो एंडोथेलियम क्या होती है, इसका काम होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस का मतलब विस्फोटन होता है, डेहिसेंस का मतलब ब्रेक होना, ठीक है, एंथर को ब्रेक करने में। क्यों यही लेयर क्यों मदद करती है, देखिए कारण क्या जानते हैं, जब एंथर यंग रहता है, ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। इस लेयर में एंडोथेलियम लेयर हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक समझते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करने वाली, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी रहती है। एंथर में कौन सी लेयर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, ये लेयर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, ठीक है। तो यंग कंडीशन में एंथर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे एंथर ओल्ड होने लगता है, ओल्ड कब होगा, जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो बोलेंगे एंथर ओल्ड हो रहा है, एंथर फटने वाला है। तो यहाँ से नमी घटने लगती है, यहाँ से मॉइस्चर उठने लगता है, तो जब इस लेयर से मॉइस्चर कम हो जाएगा ओल्ड कंडीशन में, ये लेयर ब्रेक कर जाएगी। जब तक मॉइस्चर रहेगा तब तक वो ब्रेक नहीं करेगी,
जानते हैं किसी भी चीज में अगर मॉइस्चर है तो ब्रेक नहीं करता, जैसे मॉइस्चर घटता है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक होने लगता है। यहाँ से मॉइस्चर घट जाएगा ओल्ड कंडीशन में, मेच्योर कंडीशन में, और ये लेयर यहीं से क्या कर जाएगी, ब्रेक, क्योंकि यहाँ पतली है कॉर्नर पर। समझ में आ रहा है? तो एंडोथेलियम डेफिशिएंसी में क्यों मदद करती है, बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ये कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक लेयर है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे एट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब ये जो साइड है, कॉर्नर लेटरल साइड, लेटरल साइड जो होती है इसकी, एंडो ऑफ एंथर, एंथर के किनारे की साइड पर एंडोथेलियम क्या होती है, एंडोथेलियम वेरी थिन, बहुत पतली है। ठीक है, एंड एट दिस प्लेस, वहां पर डेहिसेंस होता है, वहीं पर क्या होता है, डेहिसेंस। हाँ, यहीं पर ब्रेक करेगा। इस जगह को बोलते हैं स्ट्रोमियम। बुक में नाम बढ़ा लेना, जहां से एंटर फटा है ना, इसका जगह का नाम नोट कर लीजिएगा, स्ट्रोमियम होता है। स्ट्रोमियम जानते हैं नाम क्यों रखा गया है? स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ये माउथ मुंह लाइक स्ट्रक्चर, माउथ के तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। माउथ की ओपनिंग होती है ना, ये भी तो एक ओपनिंग बन गया। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लेयर का फंक्शन समझ में आ गया। एंडोथेलियम क्या करती है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करेगा, मिडिल लेयर पर कोई विशेष काम नहीं है। एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्शन, एंडोथेलियम का प्रोटेक्शन, मिडिल लेयर का प्रोटेक्शन, और कोई विशेष काम नहीं है। ठीक है, टैपेटम का काम होता है, टैपेटम समझ लीजिए। इसके बाद तब मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे। देखिए टैपेटम, क्वेश्चन आता है सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, टैपेटम सबसे अंदर की लेयर है, ये पता है ना, ये इनरमोस्ट लेयर है, ये सबसे अंदर होगा। ठीक, अब बताइए टैपेटम की सेल बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, समझते हैं इस चीज को। टैपेटम की सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। बाई और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है टैपेटम की सेल्स, बाई और मल्टीन्यूक्लिएटेड। अगर आप बेसिक पढ़ के आएंगे तो आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो ये बेसिक पे टंगे रह जाएंगे। ये बाइन्यूक्लिएटेड क्या होगा, अब हम बताएंगे बाइन्यूक्लिएटेड कैसे होता है, तो आपको यही नहीं पता रहेगा बाइन्यूक्लिएटेड कभी सुने हैं नाम, कैसे आगे दो न्यूक्लियस या दो से अधिक, इसीलिए बेसिक पढ़े होने चाहिए। ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, कैसे हो जाती हैं, एंडोमाइटोसिस एक सेल डिवीजन होता है। एंडोमाइटोसिस जानते हैं, जो आप सेल डिवीजन बताया था मैंने आपको। अगर ये सेल है, सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म, बन गया दो सेल। सोचिए साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो तो न्यूक्लियस लगातार डिवाइड होता चला जाए तो सेल तो एक ही रहेगी, उस सेल में न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाएगी। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोला जाता है, एफएनडी, फ्री, न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा है विदाउट एनी सेल प्लेट फॉर्मेशन, बिना किसी सेल प्लेट के, बिना साइटोकाइनेसिस को लगातार डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही टैपेटम इनिशियली शुरुआत में टैपेटम में एक न्यूक्लियस होता है, शुरुआत में एक ही न्यूक्लियस होता है। टैपेटम जो डेवलप करता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है, एफएनडी। तो ड्यू टू कैसे क्यों होता है, ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण ही ऐसा होता है, एफएनडी बोलते हैं। एक बार और नाम आएगा भी ये, देख लेना, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है इसमें, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होती है एफएनडी में। ठीक, तो ये टैपेटम क्लियर हो गया। टैपेटम क्लियर का काम जान लीजिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका काम क्या है, इस पर यहाँ जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको न्यूट्रिशन देगा। ये पहला फंक्शन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन गिव टू पॉलन। हाँ, न्यूट्रिशन आगे अपना लिख लेना, किसको न्यूट्रिशन, पॉलन ग्रेन को। दूसरा फंक्शन ये बताएगा फंक्शन, पॉलन ग्रेन में जो बाहर एक लेयर होती है, इसको आप एक्साइन बोलते हैं, वो कहाँ से बनती है, टैपेटम से, क्योंकि पॉलन ग्रेन बन रहा है अंदर,
अंदर ही तो बनता डेवलप अंदर ही हो रहा है, क्या वो बिना लेयर के बाहर आ जाएगा? नहीं, लेयर बनेगी अंदर, लेयर को क्या बोलेंगे? एक्साइन। समझ में आ रहा है? तो एक्साइन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? एक्साइन ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन की एक्साइन यही बनाती है, और न्यूट्रिशन टू पॉलिन ग्रेन। किस पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगा? जो डेवलप कर रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं, क्योंकि जब वो डेवलप हो जाएगा फुल्ली तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर। डेवलपिंग, विकसित, जो यहाँ विकास हो रहा है जिसका, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है। और एक चीज और नोट करिएगा कि टेबलेटम फॉर्म पॉलिन किट अराउंड पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ एक पॉलिन किट स्ट्रक्चर बनाता है। पॉलिन किट नहीं जानते होंगे क्या होता है? पता किसी को? हाँ? जो कुछ प्लांट में, ज्यादातर प्लांट में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, कीड़े मकोड़े से होता है। जानते हैं मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन कौन सा है? इंसेक्ट वाला। लेकिन कुछ में ऐसा होता है, जैसे मदार होता है, कैलाट्रोपिस जिसको बोलते हैं, उसमें जब पॉलिनेशन होता है तो उसके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, उसमें पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी जानते हैं? चिपचिपा पदार्थ। पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, स्टिकी सब्सटेंस भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं पॉलिन किट। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिन किट, स्टिकी सब्सटेंस अराउंड द पॉलिन ग्रेन। ठीक है। ये इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन वाले में होता है। तो ये पॉलिन किट क्या है? ये स्टिकी सब्सटेंस है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है इसमें। ठीक है। अराउंड पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ स्टिकी सब्सटेंस है। ठीक है। क्या होता है इसमें? कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इस स्टिकी सब्सटेंस में क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कहाँ बनता है स्टिकी सब्सटेंस? कैलाट्रोपस, मदार। एग्जाम्पल इसका एक लिखिएगा, कैलाट्रोपस। ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले को पूरा इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, उसमें कुछ में पॉलिन किट बनती है, सब में नहीं। ये समझदार में। हाँ, तो ये देखिए इतने ये फंक्शन हो गए टेबलेटम। अब यंग एंथर मैच्योर एंथर में डिफरेंस जाने की क्या होगा? हाँ बताइए। पॉलिनियम, स्पोरोपोलिन एक्साइन की लेयर का नाम है। एक्साइन की लेयर जिस सब्सटेंस से बनी होती है। हाँ समझ रहे हैं, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिन। वो जब अभी पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताएंगे, उसमें इंटाइन बताएंगे, एक्साइन इसी की बनी होती है स्पोरोपोलिन। वो यही बनाता है। मैंने लिखा है ना कि एक्साइन बनेगी, कैपिटल से क्या बनेगा? एक्साइन। अब एक्साइन किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिन। कई चीजों की होती है, ये बता रहे हैं उसको। अब यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंस पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। लिखा सब रहेगा, समझनी पड़ेगी। यंग एंथर में बताइए, इधर देखिए क्या पॉलिन ग्रेन यंग एंथर में होते हैं? एक चीज और देखिए, एक चीज छूट गया। यहाँ पर चारों कॉर्नर पर ये सेल्स क्या नाम होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इसमें मदर सेल होती हैं जो पॉलिन ग्रेन को बनाएंगी। चार कॉर्नर्स पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये क्या है? स्पोरेंजिया बोल सकते हैं आप। स्पोरेंजिया प्लांट किंगडम में समझ में आ रहा है? स्पोरेंजिया, प्लांट किंगडम पढ़े हैं ना? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी के चारों तरफ कौन सी लेयर है? टेबलेटम। इसके चारों तरफ मिडिल लेयर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ये चैम्बर का नाम होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है। तो यहाँ है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कौन सी वाली है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आ रहा है? चार। इसीलिए
ज्यादातर एंथर कौन से होते हैं? डायाथीकस। डायाथीकस का मतलब एक और दो लोब। एंथर में कितनी लोब्स होती हैं? दो। डायाथीकस एक को छोड़ दीजिए, मालवेसी फैमिली से एक ही होता है, मोनोथीकस एंथर। तो जब दो लोब होगा तो कितना स्पोरेंजिया होगा? 4। तो मोस्ट कॉमन एंथर में 4 स्पोरेंजिया होती है। टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर ज्यादातर होता है। मालवेसी में चूंकि ये वाली लोब नहीं होती, एक ही लोब होती है, 22 स्पोरेंजिएट एंथर होता है वहां। क्या होता है? 22 स्पोरेंजिएट एंथर। समझ में आ रहा है? तो कहीं लिख लीजिएगा कि मोस्टली एंथर क्या होता है? मोस्टली एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजिया होती हैं। और स्पोरेंजिया कौन सी वाली है? मेगा नहीं है, माइक्रो वाली है। 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है। एंड मालवेसी, मालवेसी में क्या होता है? जिसमें चाइना रोज आता है, 22 स्पोरेंजिएट एंथर। 22 स्पोरेंजिएट एंथर होता है। ठीक है, इसमें 2 माइक्रो स्पोरेंजिया, 2 माइक्रो स्पोरेंजिया और यहाँ पर 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। आप इसको स्पोरेंजिया भी कह दीजिए, लेकिन चूंकि वो पॉलिमरेन बनाएगा ना माइक्रोस्पोर, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट के माइक्रो वर्ड, फीमेल पार्ट के लिए हर जगह मेगा वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमिन का दूसरा नाम क्या था? माइक्रोस्पोरोफिल। गाइनेशियम का दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल होता है। ठीक है, अब बताइए यंग एंथर में आपको स्पोरेंजिया मिलेगा ना? क्या मैच्योर एंथर में स्पोरेंजिया मिलेगा? नहीं। एंथर जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, दूसरा डायग्राम एंथर का देखिए। एक तो पहले यंग एंथर दिया हुआ है और सेकंड डायग्राम मैच्योर एंथर का। एंथर जब यहाँ से बढ़ जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब उसमें पॉलन ग्रेन बन गया। स्पोरेंजिया किसमें चेंज हो गया? सब पॉलन ग्रेन बन गया। यहाँ सब पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? ये टैपिटम लेयर, ध्यान सुनिएगा, मिडिल लेयर और टैपिटम डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। केवल यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन टहलते हुए नजर आ जाएंगे। तो मैच्योर एंथर में ना तो स्पोरेंजिया होती हैं, ठीक है, और ना ही मिडिल लेयर, ना ही टैपिटम। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यंग एंथर में आपको क्या मिलेगा? स्पोरेंजिया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ स्पोरेंजिया की जगह क्या मिलेंगे? पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसमें आपको मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम मिलेगा देखने को। और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, रैप्चर होने वाला होगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो यही याद रखना है कि पॉलन ग्रेन कभी यंग एंथर में नहीं होते हैं और स्पोरेंजिया कभी मैच्योर एंथर में नहीं होता है। ठीक, तो दो डिफरेंस हो गया। अब एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पोरेंजिया ही आगे जाके पॉलन ग्रेन बनता है। स्पोरेंजिया बढ़िया से पढ़ लेना, इतने टर्म ना बड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे सब। ये कि माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, क्या होता है सब ये। ठीक है, अब एक साल दिखा भी देंगे, क्या करें हम। अगर स्पोरेंजिया ही आगे जाके पॉलन ग्रेन बनता है मैच्योर होकर। स्पोरेंजिया में मदर सेल, एक टिश्यू है स्पोरेंजिया, सेल का ग्रुप है। ठीक है, मदर सेल वो डिवाइड करती है, 4 पॉलन ग्रेन बनता है एक मदर सेल से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये हो गया एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंथर का डेवलपमेंट, कभी पॉलन ग्रेन नहीं बता रहे हैं, एंथर कैसे डेवलप करेगा ये सोचिए। बहुत छोटा है, फ्लावर कली से बनता है, बर्ड से बनता है फ्लावर। तो जब फ्लावर एक बर्ड कंडीशन में होता है तो क्या उसमें एंथर बहुत बड़ा होता है? नहीं ना, एंथर तो बहुत छोटा होता है। तो चारों जो लेयर्स हैं वो शुरू से नहीं रहती हैं, चारों लेयर्स बाद में बनती हैं। चारों लेयर्स एंथर की बाद में बनेगा। शुरुआत में तो ऐसा नजर आएगा एंथर, इसमें अंदर सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, अंदर क्या होता है? सेल्स। अब देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है इस एंथर का। इसमें कुछ सेल ऐसी होती हैं जो साइज में इंक्रीज कर जाएंगी, जिनको बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। इधर देखते रहिए। एंथर का जब विकास होता है तो एंथर में जो सेल्स हैं, ठीक है,
ये प्राइमोर्डियल एंथर है, कौन सा वाला? प्राइमोर्डियल जानते हैं, प्रिमिटिव एंथर, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल। ये वाला ये क्या है? प्राइमोर्डियल एंथर। तो इसमें कुछ सेल्स होंगी। सेल्स कैसे होंगी? डिप्लॉयड। कैसा होगा? डिप्लॉयड। समझते भी रहोगे। इसमें कुछ सेल्स साइड में बड़ी हो जाती है, इसमें से कुछ लोग अगर सेलेक्ट हो गए तो वो सबसे अलग हो जाएंगे ना, बाकी सब एक जैसे बचेंगे ना। तो वही कुछ सेल सबसे अलग हो जाती है, डिफरेंशिएट। जो सबसे अलग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो डिफरेंशिएट हो गया, वो दिखने लग गया। कुछ सेल क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है और बनाती हैं आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं इनको। आर्कीस्पोरियल सेल्स बोला जाता है। यही आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड करती हैं पेरिक्लाइनर डिवीजन। पेरिक्लाइनर डिवीजन जानते हैं क्या है? ये ऐसा डिवीजन, देखिए दो तरीके का डिवीजन होता है। अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया हुआ है, पेरिक्लाइनर डिवीजन पेरिफेरी के अलोंग होता है। पेरिफेरी समझते हैं? इसको अगर ऐसे ऐसे छिल दें, इसको ये पेरिफेरी के अलोंग डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे स्लाइस बना रहे हैं, ये पेरिक्लाइनर डिवीजन है। वर्टिकल डिवीजन होगा एंटीक्लाइनर डिवीजन, पेरिफेरी के 90 डिग्री एंगल पर। तो पेरिफेरी के जो पहला डिवीजन चलता है पेरिक्लाइनर डिवीजन में नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ता है, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती हैं। इसी को एंटीक्लाइनर डिवीजन बोल देंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, लेयर्स नहीं बढ़ेंगे, लेयर एक ही रहेगा, सेल का संख्या बढ़ता है। ठीक है, तो पेरिक्लाइनर डिवीजन बनता है। यहाँ पर दो तरीके की सेल बनेगा, प्राइमरी पैराइटल लेयर। लेयर्स को लिखा मैंने, सेल नहीं लिखा है ना। उधर सेल में ग्रुप ऑफ सेल रहेगा ना, कई आर्कीस्पोरियल सेल्स रहेंगे, कई रहेगा, सभी में पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा। जैसे मान लीजिए ये सेल्स का ग्रुप हो गया यहाँ पर, ठीक है, आर्कीस्पोरियल ये डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड कर दिया बीच में से देखिए, दिख रहे हैं, हो गया आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया ना। ये ऊपर वाली लेयर एक लेयर बन जाएगा, सेल्स का ग्रुप, नीचे लेयर बन जाएगा। ऊपर वाली जो लेयर रहेगा वो प्राइमरी पैराइटल लेयर, नीचे वाली लेयर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। स्पोरोजिनस लेयर समझ रहे हैं ना? प्राइमरी पैराइटल, ऊपर वाली लेयर का नाम हो जाएगा प्राइमरी पैराइटल, नीचे वाली लेयर का नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस। ये पेरिफेरी के अलाउंग चल रहा है डिवीजन। ठीक है, ये बनाएगा एंथर की बॉल, ये डिवाइड करके आगे एंथर में बॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? एंथर बॉल्स। एंथर में जो 4 लेयर्स होती हैं उनको बनाएगा। स्पोरोजिनस का मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। चारों कॉर्नर पर है ना टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, ये बीच में आ जाता है, वो लेयर बना देता है, 4 लेयर और अंदर टिश्यू बन जाता है। इसमें सेल्स डिप्लॉयड होती हैं सब। इसकी सेल कैसे होंगी कोई बताएगा? थर्ड पता होना चाहिए। एंथर में लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, ये 2n होता है कि n होता है? 2n। प्लांट में या हम लोगों में टोटल हर जगह 2n होता है। एक जगह छोड़ दीजिए, गैमीट, जहाँ गैमीट आ जाएगा टर्म वही n, कोई भी पार्ट ले लीजिए, चाहे वो लेयर हो कुछ भी हो, सब 2n, सब डिप्लॉयड। समझ में आया? तो सारी लेयर यहाँ तक कि फिलामेंट सब डिप्लॉयड है, सब कुछ डिप्लॉयड है। केवल जब गैमीट की बारी आएगी, जब जहाँ मियोसिस हो जाएगा, ठीक है, वही एन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉलिन ग्रेन हैप्लॉयड होते हैं। पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। इसके अंदर जो पॉलिन ग्रेन बनेगा ना वो मियोसिस से बनेगा, वही हैप्लॉयड होगा, बाकी सारा सेल डिप्लॉयड होगा। अब देखिए पॉलिन ग्रेन कैसे बनेगा? पॉलिन ग्रेन इसकी सेल से बनेगा ना, एक टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ द सेल, चारों कॉर्नर पर लगा है, उसकी सेल को क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। भाई इसी से तो बनेगा स्पोर ना, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं क्योंकि एक टिश्यू है जो ये देखिए, ये चारों कॉर्नर्स पर ऐसे लगा है, इसमें स्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं उनको? माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाएंगे सभी। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन में अंतर होता है, देखिए याद रखिए, माइक्रोस्पोर एग्जैक्ट सेम नहीं है पॉलिन ग्रेन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा।
ये एक सेल है, एक सेल से ये क्या है एमएमसी। एमएमसी का मतलब समझते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कहाँ है ये सेल, तब ये कहाँ है? स्पोरेंजियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरेंजियम के अंदर। वो जो 4 कॉर्नर पर स्पोरेंजियम हो गया ना, उसमें जो सेल है, जो टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें सेल होंगी। तो यही है एनएमसी कहाँ होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा ये, ठीक है। 4 कॉर्नर्स पर जो था वही माइक्रोस्पोरेंजियम, छोटे छोटे कमरे, ठीक है। एक सेल बता दो। अब इस सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस जानते हैं 2 बार होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 होगा तो एक 2 सेल बन जाएगा इससे, ठीक है। 2 सेल बन जाएगा ना ये 2n है। बताइए यहाँ n होगा कि 2n होगा? n होगा, सबको पता है, बनने की आधा होता है, n हो गया, ठीक है। ये डायड कंडीशन होती है, माइक्रोस्पोर डायड बोलते हैं। डायड का मतलब डैडी नहीं, 2 डायड। माइक्रोस्पोर बन गए ना ये माइक्रोस्पोर बन गए और ये क्या है? डायड कंडीशन में है, ठीक है। अब इससे मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और ये टेट्राड बोला जाएगा कंडीशन। क्या बोलेंगे? टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए टेट्राड। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, याद होना चाहिए कहाँ होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? पॉलन सैक के अंदर। कहाँ इसके अंदर? ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक भी बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। सर ये क्या लिखा? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर डायड, सबसे ऊपर पोस्टर, मियोसिस 1, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये सब n होगा। अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। अगर लीनियर है ये पैटर्न इनके होते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड किस पैटर्न में अरेंज हैं, तो इनका पैटर्न हो सकता है लीनियर। लीनियर का मतलब समझ रहे हैं, सब एक लाइन में भी हो सकते हैं। इसके बाद टी शेप भी हो सकता है। टी शेप का मतलब देखो ये हो गया, टी शेप स्ट्रक्चर आ रही है ना, 4 ही रहेंगे, अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा। इसके बाद टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल जानते हैं, बेंजीन रिंग वाला होता ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जान है ना, जान सबको पता होगा। और आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है। आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल का मतलब 2 इधर और 2 इधर। बाइलेटरल सिमेट्री है, देखिए ना, 2 इधर है, एकदम आइसो है। ये अरेंजमेंट होता है इनका। ये हो गया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। कैपिटल बता दिया मैंने आपको। अब एक क्वेश्चन यही बता दीजिए, जो बताइए सब लोग। 100 पॉलिन ग्रेन बनाना है, 100 पॉलिन ग्रेन बनाने हैं, कितनी बार मियोसिस होगा? नंबर ऑफ मियोसिस कितना होगा? 99। 99 मियोसिस कैसे हो जाएगी? तो 25, 24, 25 टाइम मियोसिस, 25। एक बार मियोसिस होती है, 4 बनते हैं, 25 टाइम। याद रखिए 25 टाइम मियोसिस होगा। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। देखिए आपने पॉलिन ग्रेन डायरेक्ट बोल दिया है ना, ये पॉलिन ग्रेन नहीं है, ये पॉलिन ग्रेन इससे बनेगा, लेकिन एक से एक पॉलिन ग्रेन बनेगा। 4 है तो 4 बनेंगे, ठीक है, बनेंगे 4 ही। लेकिन आप ऐसे पूछेगा 100 मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस, तो काम खड़े हो जाएंगे। 100 मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेटोफाइट नहीं पता ना, 100 माइक्रोस्पोर, 100 माइक्रोस्पोर समझ रहे ना। अभी आप इसको पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, माइक्रोस्पोर और या फिर मेल गैमेटोफाइट। लेकिन अंतर हर में अंतर बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ लेंगे इसमें से सबका 25 आएगा, ठीक। आगे देखिए पॉलिन ग्रेन, इसका डेवलपमेंट समझना है। इससे अब पॉलिन ग्रेन कैसे बनेगा, अभी पॉलिन ग्रेन नहीं बोलेंगे,
माइक्रोस्पोर विकसित होकर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। समझ में आ रहा है? तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस होता है। लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलन ग्रेन का विकास तो नाम बोला जाएगा, पॉलन ग्रेन बनता कैसे, समझ में आया? कैसे वो विकसित होगा। देखिए माइक्रोस्पोर समझ रहे हैं ना? माइक्रोस्पोर को हम बोल सकते हैं अनडेवलप्ड पॉलन ग्रेन। अनडेवलप्ड पॉलन ग्रेन सही है ना? ये बताइए कोई। जी सही है ना? ये माइक्रोस्पोर जो चार बने अभी वो विकसित नहीं है, वो माइक्रोस्पोर है। आप उनको अविकसित पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। जब वो विकसित हो जाएंगे तो फुल्ली डेवलप पॉलन ग्रेन। तो अगर कहा जाएगा पॉलन ग्रेन ना, तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम नहीं होता है। पॉलन ग्रेन इससे विकसित होकर बनता है। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी माइक्रोस्पोर की, देखते रहिए। यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, ये सेल है। अब क्या होगा? इंसर्टिंग में ही डायग्राम बना हुआ है, इसमें इस तरीके से बना होगा, वैक्यूल बनती है। यही याद रखना है, ध्यान सुनिए। डायग्राम मत बनाइए, पूरा डायग्राम बना हुआ है। वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब वैक्यूल बनेगा तो न्यूक्लियस किनारे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल होती है। वैक्यूलाइजेशन पहला स्टेप कौन सा होता है? छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या होता है डेवलपमेंट के टाइम पर? वैक्यूल का फॉर्मेशन। समझ में आया? तो वहां लिख लीजिएगा नहीं, वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन होता है सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप क्या है? ये फर्स्ट स्टेप यही है डेवलपमेंट में कि वैक्यूल का फॉर्मेशन होना। अगर छूट गया छूट जाने दो। पहला स्टेप क्या है? बढ़ा लेना बुक में, नोट कर लो, देखा मत करिए, नोट कर लिया करिए, नहीं तो माइंड में कुछ नोट कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वैक्यूल का फॉर्मेशन। अब क्या होगा? न्यूक्लियस किनारे की साइड में शिफ्ट हो गया। वैक्यूल बनने की वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा एट कॉर्नर, एकदम कोने में चला जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कोने में चला गया। अब इस न्यूक्लियस का डिवीजन होना है। तो न्यूक्लियस से डिवाइड करेगा तो इससे दो सेल बनेगी ना। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब सेल डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर ये डिवीजन होगा अनइक्वल सेल डिवीजन। अनइक्वल सेल डिवीजन, ये समझ रहे हैं ना? सेल डिवीजन। तीसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियस कोने में पहुंच जाएगा, वो डिवाइड करेगा तो डिवीजन जो होगा सेल का वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब देखिए, एक सेल तो वैक्यूल तो यहाँ रहेगा ही। इसी ये सेल देख रहे हैं, छोटी सी सेल बन गई। ठीक है, इसको और ऐसे बना लेते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल बना, ऐसा नहीं हुआ कि ये होता क्या ना कि एक सेल से जब दो सेल बनती है तो आप लोग ऐसा समझते हैं ना, ऐसी बनती है एक सेल से दो सेल। वहां कुछ अलग हुआ। देखिए सेल बना, एक बड़ा सेल बन गया, एक छोटा बन गया। बड़ी वाली सेल छोटी वाली सेल को खिला रही है गोदी में। देखिए वो अंदर है ना, उसके देख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली सेल, इसके अंदर में छोटी वाली सेल है। यही ध्यान रखना है कि जो छोटी वाली सेल होती है इट फ्लोट, तैरती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज सेल। बड़ी वाली सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। अनइक्वल डिवीजन होगा तभी तो एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा। बड़े सेल को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। लिखा होगा वेजिटेटिव सेल। और ये क्या है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। यही एक लाइन कीजिएगा वहीं पर कि वेजिटेटिव, वहीं पर लाइन बढ़ा लो। जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। स्टेप पता होना चाहिए। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को लगता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है। तो लार्ज सेल, वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? लार्ज आपको देखने में लग रहा होगा, जनरेटिव सेल छोटी है। ठीक है, काम क्या होता है?
वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना, किसको? जनरेटिव सेल को। तो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको? टू जनरेटिव सेल को। क्यों न्यूट्रिशन देती है बताइए कोई? जनरेशन के लिए कुछ बनाएगा, ये मेल गैमेट यही बनाएगा। इस सेल में न्यूक्लियस होगा ना, इसका भी अपना न्यूक्लियस, इसका क्लोन नहीं करता। इससे माइटोसिस होगा, इसमें दो न्यूक्लियस बनेगा, इसमें दो मेल गैमीट, जनरेटिव सेल ही दो मेल गैमीट बनाती है। एक बार क्वेश्चन ये था, क्या पॉलन ग्रेन को मेल गैमीट बोल सकते हैं? बताइए, पॉलन ग्रेन कैन बी कॉल्ड मेल गैमीट? मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं, है ही नहीं है मेल गैमीट वो। उसके अंदर मेल गैमीट बनता है, माइटोसिस प्रोसेस से बनेगा उसके अंदर। उसके अंदर मेल गैमीट कैसे बनेगा? पहले तो ये पॉलन ग्रेन विकसित होकर के डेवलप हो रहा है, ठीक है। जनरेटिव सेल जब बन जाएगी, जनरेटिव सेल डिवाइड करके माइटोसिस से दो मेल गैमीट बनाती है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है जनरेटिव सेल को, क्यों? टू फॉर्म टू मेल गैमीट, मेल गैमीट को बनाने के लिए। और जनरेटिव सेल का काम क्या होता है? मेल गैमीट को बनाना, मेल गैमीट फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए कि जनरेटिव सेल से ही मेल गैमीट बनता है, माइटोसिस प्रोसेस से। मेल गैमीट किससे बनेगा? बाय माइटोसिस, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग जो है मेल गैमीट नहीं बोल सकते हैं, इसके अंदर मेल गैमीट बनता है। पॉलन ग्रेन के अंदर दो वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव बनता है, और जर्मिनेटिव का माइटोसिस मेल गैमीट को बनाती है। देखिए पॉलन ग्रेन कैसा होता है बताइए, याद रखिए पॉलन ग्रेन एन होता है, क्या है? हैप्लॉइड है। इसके अंदर क्या बनेगा? जनरेटिव सेल होगी, इसके अंदर वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव भी होगी, मैंने जनरेटिव बता रहा हूँ, वेजिटेटिव भी लिख लीजिएगा, वेजिटेटिव भी होगी, दोनों क्या होगा? एन होगा ना। क्यों एन होगा जानते हैं? शुरू से एन है। पॉलन ग्रेन कौन सा वाला पॉलन ग्रेन? ये अनडेवलप्ड माइक्रोस्पोर की बात करते हैं, इसको आप या तो माइक्रोस्पोर लिख लीजिएगा, माइक्रोस्पोर। इसके एन हो गया, दो सेल वेजिटेटिव जनरेटिव हुआ, जनरेटिव सेल ने क्या बनाया? मेल गैमीट बनाया, मेल गैमीट, ये भी एन। तो सब किससे बन रहे हैं? सब माइटोसिस से हो रहा है, समझ में आया? मियोसिस नहीं होती है, मियोसिस हो गया। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर को बनाने की मियोसिस हुई थी, अब नहीं होगा, अब माइटोसिस होगा। इसमें पॉलन ग्रेन कहाँ गया? पॉलन ग्रेन यही तो है, जब ये मेल गैमीट बन जाएगा, ये जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बन जाएगी, तभी इस स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट पॉलन ग्रेन बोलेंगे। ये पॉलन ग्रेन है, अब विकसित है। तो ये अविकसित पॉलन ग्रेन, ये विकसित। तो अगर कहा जाए पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन ये वाला है, फुल्ली डेवलप्ड तो बोलेंगे आप, जहाँ पर वेजिटेटिव जर्मिनेटिव बन जाए, बन जाता है, यही पॉलन ग्रेन है। क्योंकि पॉलन यही तो जाएगा स्टिग्मा पर, क्या ये जाएगा? नहीं ना, स्टिग्मा पर तो यही जाएगा ना। तो डेवलप पॉलन ग्रेन को ही हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको उसको पॉलन ग्रेन बोलना होगा तो उसको आप अनडेवलप बोलेंगे। पहले माइक्रोस्पोर बनता है, वो डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बनाता है, उसके अंदर मेल गैमीट बन जाता है। तब तो कह ही सकते हैं सर जी, मेल 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉलिनेशन कितनी सेल पे होता है? 2 सेल स्टेज। लिख लीजिएगा, पॉलिनेशन एट 2 सेल स्टेज। इसका मतलब समझ रहे हैं? ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ प्लांट में, बतियाइए इधर देखते रहो, मेजोरिटी ऑफ प्लांट में क्या होता है? यही स्टेज अभी मेल गैमीट नहीं बना है, वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, यही उठ करके स्टिग्मा पर पहुंच जाता सीधे। मतलब पॉलन ग्रेन में 2 सेल रहती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो पॉलिनेशन कितनी सेल स्टेज पर होता है? 2 सेल स्टेज पर होता है, 60% मेजोरिटी में। और बाकी जो है 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? देखिए, एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है, 3 सेल रहते हैं। तो पूरा लिख लीजिए, 3 सेल स्टेज। अगर वो पढ़े होते तो देखने की नौबत ही नहीं आती,
पढ़ के आया करिए, बार बार कहता हूँ, सब लिखा है, ठीक है। 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है 40% में, मतलब ये जर्मिनेटिव दो पहले ही डिवाइड कर जाएगी, दो मेल स्टिग्मा पर पहुंचने के पहले ही पॉलिन ग्रेन अपने जेनेटिव सेल को तोड़ करके 2 मेल गैमेट बना लेंगे। 2 मेल गैमेट का मतलब 2 सेल बन जाएगी। जेनेटिव सेल से कितनी बनी? 2 सेल बना। एक सेल वेजिटेटिव है, टोटल कितना सेल हो गया? 3 सेल हो गया। तो 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन। यहाँ लिखिएगा जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। एक वेजिटेटिव वाले होगी प्लस 1 वेजिटेटिव, 3 सेल स्टेज। ये हो गया मिल्क पार्ट में। इसके बाद और बुक को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और दिया होगा। देखिए कि पॉलिन ग्रेन का नुकसान फायदा क्या होता है, तो कोई बताएगा? पॉलिन ग्रेन पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ अपने बोल दे रहा हूँ क्या फायदा क्या नुकसान है। इसका नुकसान ये होता है कि पॉलिन ग्रेन में जो एक एग्जाइन लेयर होती है ना, एग्जाइन लेयर का मतलब बाहर की लेयर, किसकी बनी होती है? वो स्पोरोपॉलिन की बनी होती है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर छूट गया, स्ट्रक्चर बताना है। स्पोरोपॉलिन नहीं, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन देकर खत्म नहीं होगी। ये जो कौन सा पॉलिन ट्यूब, तो यही बनाएगा, जेनेटिव सेल थोड़ी ना बनाएगा पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल ही बना करती है, ठीक है। समझ में आया? खत्म पूरी तरीके से नहीं होता है। एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है जेनेटिव सेल से, 2 न्यूक्लियस। जेनेटिव सेल देखिए, जब ये स्टिग्मा है, देखें यहाँ पर ये जनरेट किया, 2 न्यूक्लियस किसके आगे चल रहे हैं? 2 न्यूक्लियस तो इसके जेनेटिव वाले चलेंगे। एक न्यूक्लियस आगे चलता है, वो ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। वो किसका न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस सबसे आगे चलता है, रास्ता दिखाता है पॉलिन ट्यूब को किधर से जाना है आपको। तो ट्यूब न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, पॉलिन ट्यूब सबसे आगे चलेगा वो, और 2 न्यूक्लियस पीछे चलते हैं, वो जेनेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं। और पॉलिन ट्यूब किसने बनाया? वेजिटेटिव सेल ने बनाया। समझ में आ रहा? ये चीज एक पॉलिन ग्रेन का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए, उस पर लिखा गया होगा क्या इसका नुकसान होता है, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि इससे एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पढ़े ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ा है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस की बीमारियां हो जाती है। क्योंकि ये पॉलिन ग्रेन जो होते हैं उसमें एक एक्साइन लेयर होती है ना, एक्साइन लेयर स्पोरोपॉलिन, वही नुकसान करती है। समझ में आ रहा है? तो ये नुकसान है इसका। क्या फायदा है इसका? और इसका पॉलिन ग्रेन ये भी है, देखिए सभी का पॉलिन ग्रेन एलर्जी कॉज नहीं कराता है। एक होता है कैरेट ग्रास, पढ़िए, का लिखा होगा कैरेट ग्रास। ये क्या है? पार्थिनियम, यहाँ सब मिल जाएगा। पार्थिनियम सब लगा रहता है। पार्थिनियम कैरेट ग्रास होती है, छोटा व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, ठीक है। नहीं तो मोबाइल पे देख लीजिएगा, पार्थिनियम दिख जाएगा आपको कैसा होता है। कैरेट ग्रास बोलते हैं इसका फ्लावर, इसका पॉलिन ग्रेन एलर्जी कॉज कराता है। तो उनमें ये लिखा गया कि किसका पॉलिन ग्रेन, कैरेट ग्रास या पार्थिनियम। समझ में आया? ये हो गया। इसके बाद पॉलिन ग्रेन न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है, नुकसान भी है और इसका फायदा भी है। इससे पॉलिन टैबलेट बनती हैं, पॉलिन टैबलेट, और सिरप बनाए जाते हैं। सिरप और पॉलिन टैबलेट, सिरप समझते हैं पीने वाला, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ पॉलिन जो डायग्राम देखिए, एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना, उस पर लिखा है पॉलिन सिरप और टैबलेट लिखा गया होगा, देखिए पढ़िए, मिला आपको। ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा, बी पॉलिन, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा, यहाँ सब नहीं होता है। लिखा भी है। तो इससे पॉलिन टैबलेट बनते हैं, सिरप बनते हैं। ये इसका एक फायदा हो गया, मतलब एक फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए पॉलिन ग्रेन जो होता है उसका वायबिलिटी, आगे पढ़ेंगे वायबिलिटी
ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। वाइबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन के पास कितना समय है कि वो जनरेट करके पॉलन ट्यूब बना दे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं कि अगर फ्लावर से निकल गया, पॉलन ग्रेन फ्लावर से एंथर से निकल गया, तो अगर उस दौरान वो उस टाइम ड्यूरेशन में वो स्टिग्मा के पास पहुंच गया तब तो जनरेट कर जाएगा, और उस टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम हो गया स्टिग्मा पहुंचने में तो जनरेट नहीं करेगा। वाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर पॉलन ग्रेन जनरेट कर जाता है, और अगर पॉलन ग्रेन जनरेट नहीं करता है तो बोलते हैं वाइबिलिटी का टाइम पीरियड उसने ख़त्म कर दिया, अब वो जनरेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो उसमें लिखा गया होगा कि फैमिली के नाम लिखे गए हैं, ग्रैमनी फैमिली, ठीक है, कि कौन कौन सी फैमिली का अलग अलग, वही बता रहे हैं ना, पढ़ लीजिएगा। उसमें फैमिलीज के नाम लिखे गए, किसी का 30 मिनट है, किसी का कोई टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, अलग अलग का टाइम ड्यूरेशन अलग लिखा गया, उसको रट लीजिए किस तरीके से फैमिलीज के नाम लिखे गए, ठीक है। समझ रहे ना वाइबिलिटी? मतलब कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? अच्छा नहीं, सुन लीजिए, अच्छा नहीं है। कितने समय में एंथर से पॉलन ग्रेन निकल गया, कितने समय में वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए ताकि जर्मिनेट कर जाए, मतलब उसके जिंदा रहने का समय कितना है, ठीक है। वाइबिलिटी पीरियड वही होता है, कितने समय बाद वो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना सकता है, कितने समय के अंदर। अगर वाइबिलिटी पीरियड खत्म हो गया तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा पहुंचने के बाद। फिर वो लेट पहुंच गया, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, वाइबिलिटी पीरियड खत्म हो गया, उसका जिंदा रहने का टाइम पीरियड खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? यही होता है, सब लिखा गया है। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन को इस तरीके से बनाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, ये है एक्साइन, ठीक है, बना हुआ डायग्राम। ये लेयर कौन सी है? एक्साइन, और ये लेयर एंटाइन। समझ में आ रहा है? एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, क्या खाली सी बनी होती है? नहीं, लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है, मेनली स्पोरोपोलिन होता है। मैं बना हुआ डायग्राम बढ़ा लीजिए, ठीक। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलिन। इसी की वजह से पॉलन ग्रेन जो है एडवर्स कंडीशन में कई सालों तक पॉलन ग्रेन ऐसे पड़े रहते हैं, कभी कभी खराब नहीं होते। अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व क्यों कर सकते हैं, कैसे फॉसिल की फॉर्म में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या होता है उसमें ऐसा कि उसको फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है? स्पोरो एक्साइन लेयर की वजह से। बहुत हार्ड लेयर है, कोई केमिकल ही आज तक नहीं बना है जो उसको डिग्रेड कर सके। हाईली रेजिस्टेंट टू एल्कली, एसिड, एंजाइम, टेम्परेचर, सबके लिए रेजिस्टेंट है ये। समझ में आया? कोई चीज इसको डिग्रेड नहीं कर सकती है। लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एसिड हो गया, एल्कली हो गया, एंजाइम, सबके लिए रेजिस्टेंट। समझ में आ रहा है? अंदर की लेयर एंजाइम किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड पैक्टिन, यही है ना, ये लिखा गया होगा, कैल्शियम और पैक्टिन की बनी होती है। एंटाइन लेयर काम क्या होता है? इसका काम प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। ये क्या करता है? बाहर है तो सुरक्षा ही देगा। एक्साइन कौन बनाता है इस लेयर को? कौन बनाता है? ये कहाँ से बनती है लेयर? टैपेटम से। भूल गया, अभी पता है मैंने। ये लेयर कौन बनाया? टैपेटम। लिख लीजिएगा, एक्साइन कहाँ से बनती है? फ्रॉम टैपेटम से बनती है। एंटाइन कहाँ से बनती है? पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर खुद बनाता है। भाई माइक्रोस्पोर की एक लेयर अपनी लेयर होगी ना, सेल मेम्ब्रेन होगा ना, सेल है माइक्रोस्पोरिक सेल बना तो उसमें एक मेम्ब्रेन भी तो होगी, तो ये उसकी अपनी लेयर का नाम है। एंटाइन लेयर क्या है? ये एंटाइन बाय माइक्रोस्पोर। कहाँ से बनेगा? माइक्रोस्पोर, मतलब पॉलन ग्रेन, अनडेवलप्ड पॉलन ग्रेन से बनेगा लेयर। ये कैल्शियम पैक्टिन की बनी होगी और ये बाहर की लेयर होगी, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, बाहर की लेयर का काम प्रोटेक्शन, अंदर की लेयर का काम पॉलन ट्यूब बनाना। क्या करते हैं ये? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन।
12th में एक्सपेरिमेंट किसी ने देखा है पॉलन ग्रेन? नहीं देखा ना। जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाना पॉलन ग्रेन एकदम कांटे की तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा ना, कांटा लगा उसको बॉल पर कांटा चिपका दीजिए, एकदम सेम पॉलन ग्रेन चाइना रोज का दिखता है। मैंने माइक्रोस्कोप में 12th वाले में एक्सपेरिमेंट है चाइना रोज का, किसी का भी देखिए तो चाइना रोज का गुड़हल का पॉलन ग्रेन स्लाइड पर डस्ट करके और ग्लिसरीन लगा करके आप देखिए सेम वही दिखेगा जो बुक में बना है। समझ में उस पर जो स्पाइंस कांटे नजर आते हैं छोटे छोटे, क्यों कांटे नजर आते हैं हमने? ये क्योंकि एक्साइन लेयर हार्ड लेयर है, ये रफ लेयर है, ये स्मूथ नहीं है। ये कोई स्मूथ लेयर नहीं होती है, कैसी होती है? रफ रोटरी लेयर होती है, ठीक है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सब समझ में आ गया ना पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर, बाहर लेयर कहाँ से बनती है, इंटाइन कहाँ से, एक्साइन कहाँ से, क्या काम इसका, क्या फंक्शन इसका, ये पॉलन ग्रेन प्रोटेक्शन काम हो गया। कौन में आ रहा है? जी सर। तो ये हो गया। इसके बाद अगली बार आपको पढ़ के क्या आना है, समझ लीजिए हम बुक दे दो, हम बता दें क्या पढ़ के चले आएगा, बता देते हैं। ये क्रिस्टल वाला पूरा ये गायनीशियम का स्ट्रक्चर, कि गायनीशियम के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मॉर्फोलॉजी से पढ़ लीजिएगा कि स्टिग्मा क्या करता है, स्टाइल क्या करता है, ओवरी क्या करती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये हम पढ़ाएंगे ओव्यूल, इसको बताना है। सिनकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवरी सब बता दिया उधर मैंने, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, ओव्यूल कितने टाइप होते हैं, ओव्यूल के कितने तरीके के ओव्यूल होते हैं वो बताना है। और मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे ये ओव्यूल बनता है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो बनता कैसे है ये बताना है हमको, ठीक है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताई थी वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा टॉपिक लिखा गया ना, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये डायग्राम समझाना है कल, ठीक, नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक और ये टाइम मिलेगा तो आपको हम पॉलिनेशन बता देंगे। तो यहाँ तक तो आप 100% पढ़ के आइए, पॉलिनेशन को थोड़ा सा रफली देख के आइएगा, पॉलिनेशन होता क्या है। बहुत फास्ट इसको खत्म करना है, इस प्रोसेस में है नहीं है, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में टाइम लगेगा लेकिन टाइप ऑफ पॉलिनेशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पढ़ के आइए, एडवांस में समझ में आएगा सब। कल टाइमली अपना आ जाए तो सभी लोग, हाँ एग्जैक्ट 2 बजे तक एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं हम इसी आज के केवल मंडे से ना फिर वो हमारा 3 बजे, हाँ पढ़ा जाएगा, फोन भी कर देते